एस्ट्रोनॉमी में लाइट या जो रोशनी है वो बहुत अहमियत रखती है। जब हम सितारों की बात करते हैं या अपने सूरज की या दूसरी कहकशाओं की, उन तमाम के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो रोशनी के जरिए मिलती है। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारा अपना चांद है या मरीख है या जो एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हैं, उनके सैंपल्स जो हैं वो हम मिल चुके हैं, तो उनको हम एक डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ को आपने उसके बारे में पता करना हो तो रोशनी की ज़रूरत होगी। लेकिन रोशनी के अलावा भी चीज़ें जो हैं, ये जो हमारी कायनात में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कुछ और तरीकों से भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसमें से एक मिसाल जो है वो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको कहते हैं न्यूट्रिनोज। अब ये जो न्यूट्रिनोज हैं, ये इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो 1930s में प्रिडिक्ट की गई थी और फिर ये पहली दफा डिटेक्ट हुए 1950s में। और ये जो न्यूट्रिनोज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और इनका मास जो है या उनका जो मादा है वो बहुत ही कम है, बल्कि कुछ काफी हद तक ख्याल ये था कि शायद ये बिल्कुल ही मैसलेस हो, लेकिन अब हमें पता है कि शायद बहुत ही थोड़ा सा मैस है और ये तकरीबन रोशनी की रफ्तार से वो सफर करते हैं। अब एक मसला ये है कि ये जो न्यूट्रिनोज हैं इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। वो हर चीज के दरमियान में से वो बड़े आराम से गुजर जाते हैं, बल्कि अगर आप कोई प्लेनेट भी आप बीच में खड़ा कर दें तो वो बिल्कुल ऐसे उसमें से गुजर जाएंगे जैसे वहां पर कोई सैयारा था ही नहीं। और ये इतनी ज्यादा तादाद है उन न्यूट्रिनोज की कि इस वक्त आपकी जो बॉडी है उसमें से भी ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज जो हैं वो गुजर रहे हैं। बल्कि ये देखें, इस वक्त यहां पर इस हाथ में से जो है वो कई ट्रिलियन न्यूट्रिनोज जो हैं वो इस वक्त गुजर रहे होंगे। अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो ये न्यूट्रिनोज बनाती हैं। बहुत सारे तो बिग बैंग के फौरन बाद जो हैं बहुत सारे न्यूट्रिनोज उस वक्त बने थे, लेकिन फिर ये जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उसमें भी न्यूट्रिनोज बनते हैं। ये जो हमारे सूरज है उसके बीच में जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है, जो हमारे सूरज का फ्यूल बनाती है, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिनोज बनते हैं। और फिर हमारा जो अपना जमीन का एटमॉस्फेयर है उसमें ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको कहते हैं कॉस्मिक रेज। ये बेसिकली ये प्रोटॉन्स वगैरह होते हैं जो बहुत कायनात में बनते हैं और वो आकर हमारे एटमॉस्फेयर में किसी एटम वगैरह से आकर टकराते हैं, तो उनके रिएक्शन की वजह से भी न्यूट्रिनोज बनते हैं। और फिर मेरा ख्याल है जो बहुत एक्साइटिंग जगह है वो ये जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होते हैं, जब सितारे जो हैं बड़े वाले सितारे जब वो फटते हैं तो उनके कोर में बेइंतहा न्यूट्रिनोज बनते हैं। और फिर ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स हैं जो कहकशाओं के बीच में होते हैं, उन कंडीशंस में भी उनके बीच में भी वहां पर भी न्यूट्रिनोज बन सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा, ये जो न्यूट्रिनोज हैं क्योंकि उनको रोकना बहुत मुश्किल काम है, इस वजह से जिस तरह अगर कोई सितारा है उसके कोर में बहुत ज्यादा डेंस, वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे रोशनी को निकलना तो मुश्किल होता है, लेकिन ये जो न्यूट्रिनोज हैं वो बड़े आराम से वहां से निकल जाते हैं और हमें एक लिहाज से वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि उस सुपरनोवा के बीच में क्या हो रहा है। बल्कि ये जो एक मशहूर सुपरनोवा है 1987A, ये 1987 में हुआ था। लार्ज मैजेलिनिक क्लाउड, ये हमारी जो करीब की एक सैटेलाइट गैलेक्सी है, वहां पर उसके जो न्यूट्रिनोज थे तकरीबन 20 के करीब, वो हमने उसके देखने से पहले उनकी डिटेक्शन हो गई थी। अब वो तो बाद में उन्होंने चेक किया कि न्यूट्रिनोज की इंफॉर्मेशन हमें पहले मिली और उसके जो फटने की रोशनी थी वो उसके बाद आई। तो एक लिहाज से न्यूट्रिनोज हमें एक्सट्रीम जो कंडीशंस हैं वो उनकी भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब ये न्यूट्रिनोज ये इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इनको पकड़े कैसे? ये बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होते हैं। इसका दरअसल एक तरीका प्रोबेबिलिटी से ताल्लुक रखता है। अब जिस तरह अगर आप कहें कि किसी चीज का 1 in 100 चांस है टकराने का, तो आपको 100 अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस करनी है, उसमें से एक दफा वो चीज टकरा जाएगी। अब ये जो न्यूट्रिनोज हैं इनकी प्रोबेबिलिटी कोलिजन्स की वो बहुत 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 ज्यादा कम है, तो उसके लिए आपको वो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उतनी ज्यादा आपको बनानी पड़ेंगी। अब साइंसदानों ने क्रिएटिवली इस किस्म के डिटेक्टर्स बनाए हैं जिसमें मिसाल के तौर पे बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हों, पानी के मिसाल के तौर पे, तो उसमें आपको अगर प्रोबेबिलिटी है मिसाल के तौर पे 1 in a billion, तो अगर आपके पास बिलियन एटम्स हैं उसमें एक आपकी जो कोलिजन है वो आप डिटेक्ट कर सकेंगे। अब इसी प्रिंसिपल के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेटरी है जिसका नाम है आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, और जैसा कि उसका नाम है ये स्पेसिफिकली डिजाइन ही न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के सिलसिले में है। ये एंटार्क्टिका में साउथ पोल के ऊपर ये ऑब्जर्वेटरी है, बल्कि ऊपर तो नहीं, मैं कहूंगा वो जरा नीचे है, बर्फ के नीचे। अब ये ऑब्जर्वेटरी 2005 से 2011 के दरमियान में बनी। अब नॉर्मली आपका ख्याल होता है ऑब्जर्वेटरी में कोई टेलीस्कोप होगी, वहां पर बड़े सारा मिरर होगा वगैरह वगैरह। ये ऐसी ऑब्जर्वेटरी नहीं, बल्कि ये जो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है उसके लिए साइंसदानों ने 86 या 86 सुराख बनाए बर्फ के अंदर। हर सुराख जो है वो तकरीबन 2 फुट बड़ा था और वो बर्फ के नीचे गया तकरीबन 2.5 किलोमीटर।
اور ہر یہ جو سوراخ ہے اس کے اندر انہوں نے ایک وہاں پر ایک لحاظ سے ایک سٹرنگ یا ایک دھاگا تو نہیں، ایک بڑی ساری کیبل ایک لحاظ سے وہ انہوں نے اس کے اندر لٹکائی، اور ہر سٹرنگ کے اوپر تقریباً 60 ڈیٹیکٹرز وہ اس کے اوپر لگائے، اور ہر ڈیٹیکٹر جو ہے وہ تقریباً باسکٹ بال سائز جتنا بڑا ہے. یعنی کہ برف کے نیچے یہ جو آبزرویٹری ہے اس میں 5000 سے زیادہ ڈیٹیکٹرز ہیں، اور اگر آپ اس کا پورا اگر آپ اس کا ایریا لیں تو وہ تقریباً 1 کیوبک کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے، تو 1 کیوبک کلومیٹر جتنا برف کا تودا وہاں پہ برف کے نیچے، اس کے اندر یہ تمام ڈیٹیکٹرز موجود ہیں. اب میں آپ کو یہ اتنی ڈیٹیل کیوں بتا رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ کہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں یہ جو انسانوں کی کریٹیوٹی ہے ہماری کائنات کو سمجھنے کے سلسلے میں. اب یہ جو 1 کیوبک کلومیٹر جتنی یہ جو ایک لحاظ سے آبزرویٹری ہے، یہ 41 یا 41 انسٹیٹیوشنز کی کولیبوریشن کی وجہ سے بنا. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو کائنات میں مختلف جگہوں پر یہ جو نیوٹرینوز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کا. اب یہ نیوٹرینو یہ ڈیٹیکٹ کیسے ہوتے ہیں؟ اب اوکیجنلی یہ جو نیوٹرینو ہیں اس میں سے کوئی یہ جو برف میں پروٹونز یا نیوٹرونز ہیں یہ اس سے جا کر ٹکراتے ہیں، اور اس کے ٹکرانے کے بعد یہ ایک اور سب اٹامک پارٹیکل ہے جس کا نام ہے میون، یہ وہ پروڈیوس ہوتا ہے. اب یہ میون جب وہ برف میں ٹریول کرتا ہے بہت تیز رفتار سے تو وہ ایک بلوئش قسم کا ایک نیلے رنگ کا ایک گلو پروڈیوس ہوتا ہے اس میں، اور یہ جو ڈیٹیکٹرز ہیں وہ اس گلو کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اب کیونکہ یہ جو پورے کے پورا ڈیٹیکٹر ہے یہ برف کے اندر ہے تو اس میں کہیں اور کوئی اور روشنی نہیں آتی سوائے اس بلوئش گلو کے. تو اس سے ڈیٹیکٹرز کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی نیوٹرینو تھا جس کے ٹکرانے کی وجہ سے یہ میون پروڈیوس ہوا، اور اس میون کی وجہ سے یہ بلوئش گلو جو ہے وہ انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا. اب یہ مختلف قسم کے ڈیٹیکٹرز ہیں تو وہ یہ پتا کر سکتے ہیں کہ یہ جو میون ہے اور جو اس کا اوریجنل نیوٹرینو تھا وہ کس ڈائریکشن سے آیا، اور وہ پھر اس کی انرجیز جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی ہمیں بتا سکتا ہے. ویسے اگر آپ کو اس کا ٹیکنیکل نام چاہیے، یہ جو نیوٹرینو کا جو انٹریکشن جو میون پروڈیوس کرتا ہے اس کو چیرنکوف ریڈیشن کہتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ زیادہ تر نیوٹرینوز جو آئس کیوب ڈیٹیکٹر ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ ہمارے اپنے ایٹماسفیئر میں پروڈیوس ہوتے ہیں، وہ زیادہ آسانی سے ڈیٹیکٹ ہو سکتے ہیں اور بہت سارے پروڈیوس ہو رہے ہیں. تو سائنسدان جو ہیں ان کی انرجیز کے حساب سے وہ پتا کر لیتے ہیں کہ کون سے ہمارے ایٹماسفیئر کے ہیں، کون سے ہمارے سورج کے ہیں. لیکن اب سائنسدانوں نے یہ بھی پتا کرنا شروع کیا کہ کئی ہزار، اب تک 2022 تک جو ہیں کئی ہزار ایسے نیوٹرینوز ہیں جو ڈیپ اسپیس سے اس نیوٹرینو ڈیٹیکٹر تک پہنچے. اب یہ تمام ڈائریکشن سے آ رہے ہیں، لیکن ایک نیوٹرینو، یہ 2018 کی بات ہے، وہ ڈیٹیکٹ ہوا ایک اسپیسیفک ایک ایکٹیو گیلیکسی ہے. اور ایکٹیو گیلیکسی کا صرف مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سینٹرل ریجن ہے جہاں پر سپر میسو بلیک ہول ہے اس میں سے بہت ساری ایکٹیویٹی چل رہی ہے یا اس کے اندر بہت سارا مٹیریل جا رہا ہے، تو بہت ساری ریڈیشن اس گیلیکسی کے بیچ میں سے نکل رہی ہے. تو یہ ایک ایکٹیو گیلیکسی ہے جس کا نام ہے TSX 0506+56. نام کو یاد کرنے کی کوئی اس کی فکر کی بات نہیں، لیکن یہ جو آئس کیوب ڈیٹیکٹر ہے اس نے ایک نیوٹرینو ایسا دریافت کیا جس کی ڈائریکشن اس گیلیکسی کی طرف سے تھی. بلکہ جیسے ہی وہ ڈیٹیکٹ ہوا اسٹرانومرز نے فوراً سے الرٹ دیا کہ دیکھیں یہ کچھ خاص قسم کا یہ نیوٹرینو ڈیٹیکٹ ہوا ہے. تو اسٹرانومرز نے اس کے بعد اسی گیلیکسی سے گیما ریز بھی نکلتی ہوئی دیکھی. بلکہ یہ جو گیلیکسی ہے یہ ہم سے تقریباً 5 ارب یا 5 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے. تو ایک لحاظ سے یہ ایک امیزنگ چیز ہے کہ ہم نے 1 یا 2 نیوٹرینوز ڈیٹیکٹ کیے جو یہاں سے چلے تھے وہ تقریباً 5 ارب سال پہلے، اور وہ اب آئس کیوب نیوٹرینو ڈیٹیکٹر نے وہاں پر اس کو ڈیٹیکٹ کیا. اب یہ پہلی دفعہ تھا کہ اسٹرانومرز نے نہ صرف ایک نیوٹرینو جو بہت دور سے آیا تھا اس کو انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا، بلکہ اس کی جو سورس ہے یہ جو کہکشاں ہے بہت دور، یہ اس کو بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا. مگر ابھی حال ہی میں ایک اور پیپر پبلش ہوا یہ اسی آئس کیوب نیوٹرینو کے ریزلٹس کے اوپر، اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے تقریباً 80 نیوٹرینوز جو ایک اور کہکشاں ہے جس کا نام ہے NGC 1068 یا اس کا ایک مسیر نام بھی ہے. یہ ایک مشہور گیلیکسی ہے جس کا نام ہے مسیر 77 یا M77. یہ ہم سے ریلیٹیولی قریب ہے، تقریباً 47 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر. آپ کہیں گے یار 47 ملین لائٹ ایئرز یہ تو کافی دور ہے، لیکن یاد رکھیں وہ جو دوسری گیلیکسی تھی TSX والی وہ ہم سے تقریباً 5 ارب یا 5 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر تھی. تو یہ جو NGC 1068 ہے اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں نیئر بائی گیلیکسی یا قریبی، ہماری پڑوسی گیلیکسی ایک لحاظ سے. اب یہ بھی ایک ایکٹیو گیلیکسی ہے. یہ اس قسم کی جو ایکٹیو گیلیکسی ہے 1068 اس کو نام دیتے ہیں سیفرٹ گیلیکسی. یہ اس قسم کی یہ جو ایکٹیو گیلیکسیز کی ٹائپس ہیں اس کے اوپر پھر کبھی کائناتی گپ شپ میں بات کریں گے. لیکن یہ 1068 جو ہے یہ ایک اسپائرل گیلیکسی ہے، بلکہ اس میں 2 قسم کے اسپائرل آرمز ہیں. لیکن اس کا جو سینٹرل ریجن ہے
जहां पर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो हमारी गैलेक्सी का जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उससे तकरीबन 4 गुना बड़ा है। तकरीबन 15 मिलियन सोलर मैसेस या हमारे सूरज से उसका जो मादा है वो तकरीबन 15 मिलियन गुना ज्यादा है। अब उसके जो बीच में 1068 में ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसके करीब आसपास बहुत ज्यादा मटेरियल मौजूद है और इतना ज्यादा घना डेंसिटी वहां पर है कि वहां से हमें ज्यादा रोशनी भी नजर नहीं आती। लेकिन ये जो न्यूट्रिनोज हैं, जैसा मैंने कहा, वो आराम से वहां से निकल सकते हैं। तो इस गैलेक्सी के बीच में इस सुपरमैसिव ब्लैक होल के करीब एक जेट है और ये न्यूट्रिनोज जो हैं उस जेट के जरिए पैदा हो रहे हैं। वहां पर जो प्रोटॉन्स हैं वो ये जेट एक्सेलरेट कर रहा है और उनके रिएक्शन के बाद जो है वो ये न्यूट्रिनोज बेइंतहा बन रहे हैं। उसमें से 80 न्यूट्रिनोज जो हैं वो ये जो आइस क्यूब डिटेक्टर है उसने डिटेक्ट किया और हमें ये पता है कि उसकी डायरेक्शन जो है वो NGC 1068 के करीब थी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये 80 न्यूट्रिनोज ये इस गैलेक्सी ने प्रोड्यूस किए और एक लिहाज से इन न्यूट्रिनोज की जो स्टडी है वो हमें ये बता सकती है कि इस सुपरमैसिव ब्लैक होल के करीब जो जेट है वहां पर क्या हो रहा है। अब ये बड़ी अच्छी मिसाल है न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी की। आप लेकिन जरा सोचें कि आज से 100 साल पहले तक हमें यह भी नहीं पता था कि इस किस्म के जो पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिनोज जो हैं, वो एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। लेकिन आज हम इन न्यूट्रिनोज को इस्तेमाल कर सकते हैं यह पता करने के लिए कि जहां पर सुपरनोवा होता है उसके कोर के करीब क्या हो रहा है या ये जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं उसके गिर्द जो जेट्स हैं उनके अंदर हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन जाने से पहले मैं एक और चीज का मेंशन करना चाहता हूं, वो ये है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो एक और चीज को भी तलाश कर रहे हैं जिसको कहते हैं कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड या कॉस्मिक न्यू बैकग्राउंड। अब आपको शायद पता हो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का, जो कि एक रोशनी है जो बिग बैंग के बाद तकरीबन 4 लाख साल के बाद, तकरीबन 400,000 ईयर्स के बाद ये लेफ्ट ओवर रोशनी है बिग बैंग की। एक लिहाज से बिग बैंग का जो बहुत बड़ा एविडेंस है वो इस बैकग्राउंड रेडिएशन की डिटेक्शन की वजह से हमें पता चला, क्योंकि ये उसकी एक प्रेडिक्शन थी। तो अगर आपने अपनी कायनात को पीछे देखना हो या पास्ट में देखना हो या माजी में देखना हो तो रोशनी जो है, ये जो फोटॉन्स हैं, वो आपको बिग बैंग के 4 लाख साल के बाद तकरीबन वहां तक आपको ले जाते हैं और उससे पहले वो कायनात जो है हमारी वो एक लिहाज से ओपेक है। यानी कि उससे पहले उसको जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स वो ये कहते हैं कि ये जो रोशनी है और मैटर जो है वो कपल था। लेकिन तो उससे पहले हमें देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जो न्यूट्रिनोज हैं जो कि मैटर से बड़े आराम से निकल सकते हैं, उसका भी प्रेडिक्शन है कि एक हमारी कायनात में ये कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड है, ये वो न्यूट्रिनोज हैं जो बिग बैंग या हमारी कायनात की शुरुआत में बने थे। और अगर हम इस न्यूट्रिनो बैकग्राउंड को तलाश कर सकें तो ये हमें इंफॉर्मेशन देगी बिग बैंग के 1 सेकंड के बाद। तो जरा आप सोचें कि एक लिहाज से ये जो रोशनी है, लाइट है, उसके जरिए हम ज्यादा पीछे जा सकते हैं, तकरीबन 4 लाख साल बिग बैंग के बाद। लेकिन अगर हम कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड दरियाफ्त कर लें तो फिर वो हमें ऐसी कंडीशंस बताएगी। हमारे पास थ्योरेटिकल मॉडल्स तो हैं कि हमारी कायनात के शुरू में क्या हो रहा था, लेकिन ये हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल चीजें बता सकेगी कि हमारी कायनात में बिग बैंग के 1 सेकंड के बाद क्या हो रहा था। मसला यह है कि ये जो कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड के जो न्यूट्रिनोज हैं इनको तलाश करना बहुत मुश्किल है और ये जो आइस क्यूब न्यूट्रिनो डिटेक्टर है वो इस किस्म की लो एनर्जीज के न्यूट्रिनोज के डिटेक्ट करने के काबिल नहीं। लेकिन इवेंचुअली न्यूट्रिनो एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से उम्मीद है कि साइंसदान जो हैं वो इस किस्म के डिटेक्टर्स भी बनाएंगे कि हम इवेंचुअली ये कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड को भी डिटेक्ट कर सकें। थोड़ा सा इनडायरेक्ट एविडेंस तो मौजूद है इस बैकग्राउंड के सिलसिले में, लेकिन डायरेक्ट न्यूट्रिनोज अभी तक नहीं मिले।